गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर आप सभी का जीव विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने आपको अंतःप्रदवी जालिका पर आपसे चर्चा की। आपको बताया कि अंतःप्रदवी जालिका की खोज 1945 में के.आर. पोर्टर और उनके सहयोगियों ने की। अंतःप्रदवी जालिका केंद्रक झिल्ली से लेकर के कोशिका झिल्ली तक क्या है, फैली हुई होती है। यह अत्यंत कैसी होती है, महीन होती है, पतली होती है, अनियमित नलिका के आकार की संरचना के रूप में क्या है, पाई जाती है, जिसे हम अंतःप्रदवी जालिका कहते हैं। आपको हमने बताया कि अंतःप्रदवी जो जालिका होती है वो मुख्य रूप से आकृति के आधार पर ये तीन प्रकार की रचनाओं से या तीन प्रकार की संरचनाओं से मिलकर के बनी होती है। नंबर एक सिस्टर्नी, दूसरा आपको बताया था वेसिकल्स और तीसरा आपको हमने बताया था ट्यूब्यूल्स, जिनको नलिका के नाम से जाना जाता है। आज जो हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं वो है टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रदवी जालिका के प्रकार। अंतःप्रदवी जालिका के प्रकार पर आपसे बात कर रहे हैं। लेसन हमारा ये 8 है, वो काफी दिनों तक चलेगा क्योंकि बहुत बड़ा साइटोलॉजी का चैप्टर है। द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की इकाई, कोशिका जीवन की इकाई। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रदवी जालिका के प्रकार। कल हमने आपको बताया कि अंतःप्रदवी जालिका जो होती है वो मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। नंबर एक को हम बोलते हैं चिकनी अंतःप्रदवी जालिका, चिकने अंतःप्रदवी जालिका। और दूसरे प्रकार की होते हैं, दूसरी जो होती है उसे बोलते हैं खुरदरी या दानेदार, खुरदरी या दानेदार अंतःप्रदवी जालिका। ठीक है, खुरदरे या दानेदार अंतःप्रदवी जालिका, अंतःप्रदवी जालिका। देखिए, चिकनी अंतःप्रदवी जालिका को इंग्लिश में बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हम शॉर्टली कई बार बोलते हैं SER, चिकनी अंतःप्रदवी जालिका को, और खुरदरी को हम संक्षिप्त में बोलते हैं RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सबसे पहले बात करते हैं चिकनी अंतःप्रदवी जालिकाओं के बारे में। चिकनी अंतःप्रदवी जालिका कहां पर पाई जाती है आपको बताता हूं। वृक्क की जो नलिका कोशिका होती है, वृक्क के नलिका कोशिकाओं में चिकनी अंतःप्रदवी जालिका पाई जाती है। आंत्र की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें चिकनी अंतःप्रदवी जालिका पाई जाती है। ग्लाइकोजन का संग्रह करने वाली जो यकृत कोशिकाएं होती हैं, लीवर सेल्स होती हैं, उन लीवर सेल्स के अंदर चिकनी अंतःप्रदवी जालिका पाई जाती है। आपको बता दूं, चिकनी अंतःप्रदवी जो जालिका होती है वो किस प्रकार की होती है। मैंने आपको बताया कि अंतःप्रदवी जालिका का जो बाह्य स्तर होता है, उस बाह्य स्तर पर राइबोसोम के कण नहीं पाए जाते हैं। क्या नहीं पाए जाते हैं? राइबोसोम के कण नहीं पाए जाते हैं। अर्थात इस प्रकार की अंतःप्रदवी जालिका को क्या कहते हैं? चिकनी अंतःप्रदवी जालिका कहते हैं। ये परिभाषा मैंने आपको कल ही बताया था। लास्ट वीडियो में भी हमने आपको इसकी परिभाषा देकर के आगे बढ़ गए थे और आपको बताया कि चिकनी अंतःप्रदवी जालिका किसे कहते हैं?
आपको बताया कि अंतःप्रदवी जालिका का बाह्य स्तर जिस पर राइबोसोम के कण नहीं पाए जाते हैं, इस प्रकार की अंतःप्रदवी जालिका को चिकनी अंतःप्रदवी जालिका कहते हैं। ठीक है, ये चिकनी अंतःप्रदवी जालिका जो होती है वो उन कोशिकाओं में सर्वाधिक रूप से पाई जाती है, उन कोशिकाओं में अधिकता से क्या है पाई जाती है जिनमें क्या है स्टीरॉयड और वसा का क्या होता है संश्लेषण होता है। जिन कोशिकाओं में वसा और स्टीरॉयड का संश्लेषण होता है उन कोशिकाओं के अंदर चिकनी अंतःप्रदवी जालिका अधिकता से क्या है पाई जाती है या सर्वाधिक रूप से क्या है पाई जाती है। तो जिन कोशिकाओं के अंदर किसका निर्माण होता है स्टीरॉयडों का निर्माण होता है, ठीक है, या फिर किनका निर्माण होता है वसाओं का क्या होता है निर्माण होता है। जिन कोशिकाओं में स्टीरॉयड और वसाओं का निर्माण होता है उन कोशिकाओं में सर्वाधिक रूप से या अधिकतम चिकनी अंतःप्रदवी जालिका पाई जाती है। क्लियर बात है। देखिए चिकनी अंतःप्रदवी जालिका के बाद हम बात करते हैं खुरदरी या दानेदार अंतःप्रदवी जालिका। खुरदरी या दानेदार अंतःप्रदवी जो जालिका होती है देखिए हमारे शरीर के अंदर जो गॉबलेट सेल होती है उन गॉबलेट सेल के अंदर ये क्या है पाई जाती है। और भी कई प्रकार की जो कोशिकाएं होती है लीवर सेल्स होती है उनके अंदर भी खुरदरी या दानेदार अंतःप्रदवी जालिकाएं पाई जाती है। खुरदरी या दानेदार अंतःप्रदवी जालिका किसे कहते हैं देखिए मैं आपको बता दूं ये क्या है कोशिका है और ये क्या है केंद्रक है। मैंने बताया केंद्रक झिल्ली से लेकर के और ये कौन सी झिल्ली है कोशिका झिल्ली है। केंद्रक झिल्ली से कोशिका झिल्ली के मध्य में इस तरीके से क्या पाई जाती है अंतःप्रदवी जालिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है अंतःप्रदवी जालिका पाई जाती है। और इस अंतःप्रदवी जालिका का जो बाह्य स्तर होता है उस बाह्य स्तर पर क्या पाई जाती है राइबोसोम के कण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं इस तरीके से राइबोसोम के कण क्या है पाए जाते हैं। इस प्रकार की अंतःप्रदवी जालिका को खुरदरी या दानेदार अंतःप्रदवी जालिका कहते हैं। तो खुरदरी या दानेदार अंतःप्रदवी जालिका किसे कहते हैं अंतःप्रदवी जालिका का जो बाह्य स्तर होता है उस बाह्य स्तर पर राइबोसोम के क्या पाए जाते हैं कण पाए जाते हैं। और इस प्रकार की अंतःप्रदवी जालिका को खुरदरी या दानेदार अंतःप्रदवी जालिका कहते हैं। देखिए अंतःप्रदवी जालिका की जो झिल्ली होती है ठीक है इस झिल्ली से क्या है राइबोसोम क्या है लगे हुए होते हैं। अंतःप्रदवी जालिका की झिल्ली होती है या कला होती है या बाह्य सतह होती है। इस कला से या बाह्य सतह से क्या है राइबोसोम के कण जो होते हैं वो जुड़े होते हैं। और ये जुड़ने में कौन सहायक होता है एक प्रकार की प्रोटीन होती है जिसका नाम है राइबोफ्लोरिन। राइबोफ्लोरिन से क्या है ये जुड़े होते हैं राइबोफ्लोरिन। अर्थात अंतःप्रदवी जालिका जो होती है इस अंतःप्रदवी जालिका की जो बाह्य कला होती है या बाह्य झिल्ली होती है उस झिल्ली से राइबोसोम के कण इस राइबोफ्लोरिन प्रोटीन के द्वारा क्या होते हैं जुड़े होते हैं। अर्थात अंतःप्रदवी जालिका और राइबोसोम ये दोनों आपस में किससे जुड़े होते हैं राइबोफ्लोरिन प्रोटीन से क्या होते हैं जुड़े होते हैं। इसलिए हमने आपको बोला कि यहाँ पर जो अंतःप्रदवी जालिका की झिल्ली होती है कला होती है या बाह्य सतह होती है उससे राइबोसोम के कण राइबोफ्लोरिन प्रोटीन से क्या होते हैं जुड़े हुए रहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कई बार एग्जाम्स में आपसे पूछ लिया जाता है कि अंतःप्रदवी जालिका की झिल्ली राइबोसोम से किस प्रोटीन के द्वारा जुड़ी हुई होती है तो राइबोफ्लोरिन प्रोटीन के द्वारा क्या है जुड़ी होती है। आपको मैं बता दूं राइबोसोम जो होता है वो दो प्रकार के होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 80S प्रकार के पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 70S प्रकार के पाए जाते हैं। जिसकी भी मैंने आपको दो उप इकाइयां बताई। 70S की दो इकाइयां होती हैं। बड़ी उप इकाई को 50S और छोटी उप इकाई 30S की होती है।
ऐसे 80 एस जो होते हैं उसमें बड़ी इकाई 60 एस की होती है, छोटी इकाई 40 एस की होती है। जैसे ये 30 एस है, ठीक है, ये ऊपर होती है, और ये क्या है, बड़ी इकाई है, ये 50 एस की हो गई। इसी तरीके से ये देखिए, ये 40 एस की हो गई, और ये इसमें कौन से हो गई, 60 एस की हो गई। इस तरीके से प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम पाए जाते हैं। और राइबोसोम का एक महत्वपूर्ण कार्य है कि प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है, सहायक होते हैं। अर्थात प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है वो किसके द्वारा निभाई जाती है, राइबोसोम के द्वारा ही निभाई जाती है। आपको मैं बता दूं, इनमें जो राइबोसोम होते हैं वो लगभग 100 से लेकर के 150 आर्मस्ट्रांग व्यास के होते हैं। राइबोसोम कितने व्यास के होते हैं, 100 से लेकर के 150 आर्मस्ट्रांग व्यास के होते हैं। यानी कि अंतःप्रेतवी जालिकाओं पर जो राइबोसोम के कण बाह्य सतह पर लगे होते हैं उनका व्यास कितना होता है, 100 से लेकर के 150 आर्मस्ट्रांग होता है। और आपको बता दो इनका, ठीक है, ये राइबोसोम जो होते हैं इनका 40% भाग आरएनए से बना होता है और 60% भाग किससे बना होता है, प्रोटीन से बना होता है। राइबोसोम का, कुल राइबोसोम का 60% भाग प्रोटीन से बना होता है और 40% भाग किससे बना होता है, आरएनए से बना होता है। आपको बता दूं, आपको मैंने बताया कि राइबोसोम जो होता है उसका, कुल राइबोसोम का 60% भाग प्रोटीन से बना होता है और 40% भाग किससे बना होता है, आरएनए से बना होता है। आरएनए एक न्यूक्लिक अम्ल होता है। पूरा नाम मैंने बताया, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। R फॉर राइबोज, N फॉर न्यूक्लिक, A फॉर एसिड, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, इन दोनों से मिलकर के क्या बनता है, राइबोसोम्स क्या होते हैं, बने होते हैं। देखिए अब हम आपसे बात कर रहे हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन RER एंड SER, यानी कि खुरदरी अंतःप्रेतवी जालिका और चिकनी अंतःप्रेतवी जालिका में क्या अंतर है। ठीक है, देखिए आइए बात करते हैं। खुरदरी अंतःप्रेतवी जालिका और चिकनी अंतःप्रेतवी जालिका में क्या अंतर है, इस पर हम आपसे बात कर रहे हैं। देखिए ये चिकनी अंतःप्रेतवी जालिका है और ये कौन सी है, खुरदरी अंतःप्रेतवी जालिका है। पहला अंतर मैं आपको बता दूं, चिकनी अंतःप्रेतवी जो जालिकाएं होती हैं इनमें राइबोसोम और राइबोफोरिन का अभाव होता है। किन किन का अभाव होता है, राइबोसोम भी नहीं पाया जाता है बाह्य सतह पर, और राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं तो वहां पे राइबोफोरिन प्रोटीन का भी क्या होता है, अभाव होता है। राइबोफोरिन, राइबोफोरिन, ठीक है, लैक ऑफ राइबोसोम एंड राइबोफोरिन प्रोटीन ऑन द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो राइबोसोम और राइबोफोरिन जो प्रोटीन होते हैं वो चिकनी अंतःप्रेतवी जालिकाओं के अंदर नहीं पाई जाती है, एब्सेंट होती है, अभाव होता है। जबकि खुरदरी अंतःप्रेतवी जालिकाओं पर, जालिकाओं की बाह्य सतह पर, बाह्य कला पर, बाह्य झिल्ली पर क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम भी पाए जाते हैं। और राइबोसोम किससे जुड़े होते हैं, राइबोफोरिन प्रोटीन से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। तो यहां पर क्या है, खुरदरी अंतःप्रेतवी जालिका के अंदर राइबोसोम साथ में राइबोफोरिन प्रोटीन क्या है, पाई जाती है। ठीक है, सही का निशान मैंने लगाया, इसका अर्थ है कि यहाँ पे राइबोफोरिन प्रोटीन और राइबोसोम्स क्या हैं, पाए जाते हैं, उपस्थित होते हैं। देखिए मैं आपसे बात करता हूं, चिकनी अंतःप्रेतवी जालिकाएं जो होती हैं, ठीक है, ये मुख्यतः किससे बनी होती है, ट्यूब्यूल से बनी होती है, नलिकाओं से बनी होती है। चिकनी अंतःप्रेतवी जालिका मुख्यतः किससे बनी होती है, ट्यूब्यूल से बनी होती है। मैंने आपको कल बताया कि आकृति के आधार पर अंतःप्रेतवी जालिका की जो संरचना होती है वो 3 रचनाओं से मिलकर के बनी होती है, सिस्टर्नी, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स। तो मैंने आपको बताया कि चिकनी अंतःप्रेतवी जो जालिका होती है वो किससे बनी होती है, मुख्यतः नलिकाओं से क्या है, बनी होती है, ट्यूब्यूल्स से क्या होती है, बनी होती है। जबकि खुरदरी अंतःप्रेतवी जालिकाएं होती है वो मुख्य रूप से किससे बनी होती है, सिस्टर्नी से क्या होती है, बनी होती है। किससे बनी होती है, सिस्टर्नी से बनी होती है। सिस्टर्नी मैंने बताया कि ये पतली लंबी नलिका के समान क्या होती है,
अशाखित संरचना के रूप में पाई जाती है। पतली होती है, लंबी होती है और अशाखित संरचना के रूप में क्या है, पाई जाती है। तो ये नलिका के आकार की संरचना होती है, सिस्टर्नी से बनी होती है। खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका सिस्टर्नी से बनी होती है, जबकि चिकनी अंतःपर्दवी जालिका मुख्यतः किससे बनी होती है, ट्यूब्यूल से क्या होती है, बनी होती है। देखिए चिकनी अंतःपर्दवी जालिका, ध्यान से सुनना है, चिकनी अंतःपर्दवी जालिका उन कोशिकाओं में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है जिनके अंदर स्टीरॉयड और वसा, ठीक है, या हम ये बोल सकते हैं जिनके अंदर ग्लाइकोजन और किसका, वसा का उपापचय अधिक होता है। ग्लाइकोजन और वसा का उपापचय जिन कोशिकाओं में अधिक होता है उनमें कौन सी अंतःपर्दवी जालिका पाई जाती है, चिकनी अंतःपर्दवी जालिका पाई जाती है। यानी कि जिनमें ग्लाइकोजन और क्या पाया जाता है, फैट का मेटाबॉलिज्म, फैट के उपापचय या लिपिड का उपापचय। देखिए दोबारा बता रहे हैं, चिकनी अंतःपर्दवी जालिका, चिकनी अंतःपर्दवी जालिका उन कोशिकाओं में अधिक मात्रा में पाई जाती है जिनमें ग्लाइकोजन और वसा का क्या होता है, उपापचय अधिक मात्रा में होता है, ठीक है। इसी तरीके से खुरदरी अंतःपर्दवी जो जालिका होती है वो उन कोशिकाओं में अधिक मात्रा में पाई जाती है जिनमें प्रोटीन संश्लेषण और स्त्रवण की क्रिया क्या होती है, अधिक होती है। प्रोटीन संश्लेषण मैंने शॉर्ट में लिखा है, प्रोटीन संश्लेषण को पीएस, पी फॉर प्रोटीन, एस फॉर सिंथेसिस, जिनमें प्रोटीन संश्लेषण और दूसरा कौन सा काम होता है, सीक्रेशन का। सीक्रेशन का अर्थ होता है स्रावन, ठीक है। तो आपको बताया अंतःपर्दवी जो जालिका होती है, कौन सी, खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका जो होती है वो उन कोशिकाओं में अधिकतम या अधिक मात्रा में पाई जाती है जिनमें प्रोटीन संश्लेषण और सीक्रेशन की क्रिया क्या होती है, अधिक होती है। ये मैंने आपको 3 अंतर बता दिए। मैंने आपको बताया था कि जो जंतु होते हैं उन जंतुओं में क्या पाए जाते हैं, स्टेरॉइड और हार्मोन का जो मुख्य स्थान होता है। प्राणियों में स्टेरॉइड और हार्मोनों का जो मुख्य स्थान होता है वो चिकनी अंतःपर्दवी जालिका ही होती है। कौन सी जालिका होती है, चिकनी अंतःपर्दवी जालिका होती है। आपसे पूछा जाए कि स्टेरॉइड और हार्मोनों का मुख्य स्थल कौन सा होता है, तो चिकनी अंतःपर्दवी जालिका स्टेरॉइड और हार्मोनों का मुख्य स्थल होता है। और आपको बता दूं, आपसे अगर पूछा जाए कि प्रोटीन संश्लेषण और स्रवण का मुख्य स्थल होता है तो खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका होती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आपसे बात करने जा रहे हैं और वो है हमारा फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि अंतःपर्दवी जालिका के कार्य। किसके कार्य है, अंतःपर्दवी जालिका के कार्य, फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःपर्दवी जालिका के कार्य। देखिए पहले कार्य पर हम सबसे पहले आपसे बात करते हैं, ठीक है। अंतःपर्दवी जालिका का पहला कार्य है प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट, यांत्रिक आधार प्रदान करने का कार्य करती है। पहला कार्य मैंने आपको बताया, अंतःपर्दवी जालिका जो होती है वो कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करने का क्या करती है, कार्य करती है। किस प्रकार से करती है मैं आपको बता दूं। देखिए यांत्रिक आधार किस प्रकार से करती है, अंतःपर्दवी जालिका मुख्यतः कोशिका के कंकाल का क्या करती है, निर्माण करती है और केंद्रक झिल्ली से लेकर कोशिका झिल्ली तक ये फैली होती है। मैंने आपको भी बताया केंद्रक झिल्ली से लेकर के कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली तक ये क्या है, फैली हुई होती है और फैली हुई होने के कारण कोशिका को ये एक निश्चित आकार प्रदान करने का क्या करती है, कार्य करती है। इसलिए मैंने बताया है कि अंतःपर्दवी जालिकाएं जो होती है वो कोशिका को यांत्रिक आधार प्रदान करने का कार्य करते हैं। टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट फॉर द सेल ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्केलेटन ऑफ सेल, कोशिका के कंकाल के निर्माण की क्रिया में क्या होती है, सहायक होती है।
तो मैकेनिकल सपोर्ट यानी कि यांत्रिक आधार प्रदान करने का कार्य करते हैं। दूसरा मुख्य जो कार्य होता है मैं आपको बता दूं, अंतःप्रदवी जालिका का जो मुख्य कार्य होता है वो संश्लेषण का कार्य होता है। ठीक है, सिंथेसिस एक्टिविटीज बहुत अधिक होती है। सिंथेसिस एक्टिविटीज, संश्लेषण का कार्य, एक्टिविटीज। देखिए अंतःप्रदवी जालिका जो होती है उसका मुख्य जो कार्य होता है वो संश्लेषण का होता है। अंतःप्रदवी जालिकाओं का मुख्य कार्य कौन सा होता है? संश्लेषण का होता है। मैंने आपको भी बताया था चिकनी अंतःप्रदवी जो जालिका होती है वो मुख्यतः स्टेरॉइड यौगिक, ठीक है, स्टेरॉइड यौगिक कौन से हो सकते हैं? जैसे कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, ग्लिसरॉइड्स हो सकते हैं, या आपके विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं? हार्मोन होते हैं। हार्मोन कौन से हो सकते हैं? जैसे मनुष्य में, नर मनुष्य में टेस्टोस्टेरोन जो वृषणों के द्वारा स्रावित होता है, मादाओं में अंडाशय के द्वारा प्रोजेस्टेरोन, और कौन सा हार्मोन होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन का क्या होता है? संश्लेषण होता है। अर्थात अंतःप्रदवी जालिका का मुख्य कार्य होता है संश्लेषण का होता है, और चिकनी अंतःप्रदवी जालिका जो होती है वो स्टेरॉइड यौगिकों का और खास तौर से हार्मोनों का क्या करती है? संश्लेषण करती है। किनका संश्लेषण करती है? स्टेरॉइड यौगिकों का और हार्मोनों का क्या करती है? संश्लेषण करने का कार्य करती है। जबकि मैंने आपको बताया कि जो खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका होती है वो खास तौर से प्रोटीन संश्लेषण करने का क्या करती है? कार्य करती है। कौन सा कार्य करती है? प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में क्या होती है? सहायक होते हैं, अर्थात प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। ये दूसरा कार्य आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए हम अगले पॉइंट पे बात करते हैं सिंथेसिस ऑफ एटीपी। देखिए अंतःप्रदवी जालिका का तीसरा मुख्य कार्य है सिंथेसिस ऑफ एटीपी। पहले मैं आपको एटीपी का पूरा नाम बता रहा हूं, ए फॉर एडिनोसिन, P4 होता है ट्राई, और P4 होता है फॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ये एटीपी का क्या होता है? पूरा नाम होता है। तो एटीपी का जो संश्लेषण किया जाता है, मैं आपको बता दूं, कोशिकाओं में अंतःप्रदवी जालिका की जो सतह होती है, कोशिका में अंतःप्रदवी जालिका होती है, और अंतःप्रदवी जालिका की जो सतह होती है उस पर एटीपी का क्या होता है? निर्माण की क्रिया होती है। अर्थात कोशिका में अंतःप्रदवी जालिका की सतह एटीपी के निर्माण की क्रिया में क्या होती है? सहायक होती है। साथ में ये अंतःकोशिकीय उपापचय और खाद्य सामग्री होती है। अंतःकोशिकीय उपापचय, इंटरसेलुलर मेटाबॉलिज्म, और खाद्य सामग्री के विनिमय के रूप में ये ऊर्जा के रूप में एटीपी को क्या करते हैं? काम में लेते हैं। किसके रूप में काम में लेते हैं? ऊर्जा के रूप में एटीपी को क्या लेते हैं? काम में लेते हैं। कब लेते हैं? अंतःकोशिकीय उपापचय की क्रिया में, और खाद्य सामग्री का, फूड मटेरियल का क्या करने में? एक्सचेंज जब होता है तो उस दौरान ऊर्जा के रूप में ये एटीपी को क्या करते हैं? काम में लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यानी कि पदार्थों का आदान प्रदान, एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस, पदार्थों का आदान प्रदान, एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, सब्सटेंस, पदार्थों का आदान प्रदान पर हम बात करते हैं कि अंतःप्रदवी जालिका किस तरीके से पदार्थों का आदान प्रदान करते हैं। मैंने आपको बताया कि अंतःप्रदवी जालिका जो होती है उसको आकृति के आधार पर ये 3 रचनाओं से मिलकर के बनी होती है, जिनमें मैंने आपको बताया सिस्टर्नी, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स। इनमें क्या है? ट्यूब्यूल्स होती है, नलिकाएं होती है, और नलिकाओं के जाल के रूप में क्या होते हैं? व्यवस्थित होने के कारण, नलिकाओं के जाल के रूप में क्या होते हैं? ये व्यवस्थित होते हैं, और व्यवस्थित होने के कारण ये कोशिका के भीतर और बाहर, कोशिका के भीतर भी यानी कि कोशिका के अंदर और बाहर खाद्य पदार्थों के परिवहन में, या अंदर और बाहर पदार्थों के संवहन की क्रिया में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। और खाद्य पदार्थों का या पदार्थों के संवहन को सुचारू बनाए रखने में भी ये क्या होता है? सहायक होता है।
तो अंतःपर्दवी जो जालिका होती है उनमें नलिकाओं के समान जाल के रूप में क्या है, ये व्यवस्थित होता है और ये कोशिका के भीतर और बाहर यानी कि कोशिका के अंदर और बाहर की ओर पदार्थों का संवहन सुचारू रूप से क्या करता है, करने का कार्य करता है। कौन करता है, अंतःपर्दवी जालिका करता है। तो अंतःपर्दवी जालिका कोशिका के भीतर और बाहर की ओर, अंदर की ओर और बाहर की ओर विभिन्न प्रकार के पदार्थों का क्या करती है, संवहन करने का कार्य करती है, ट्रांसपोर्ट करने का कार्य करती है, परिवहन करने का क्या करती है, निरंतर रूप से क्या करती है, कार्य करती है। यह हमारा चौथा कार्य हो गया है। नेक्स्ट है निरावकरण। निरावकरण जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। ठीक है। टॉक्सिफिकेशन का अर्थ होता है विषैले पदार्थ, डी का अर्थ होता है आउट, यानी कि विषैले पदार्थों को बाहर निकालो, ये कहलाता है डिटॉक्सिफिकेशन। टॉक्सिक का अर्थ होता है पॉइजनस और डी का अर्थ होता है आउट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस फ्रॉम द सेल, दैट इज नोन एज डिटॉक्सिफिकेशन। अर्थात कोशिका के माध्यम से या कोशिका के अंदर जो विषैले पदार्थ होते हैं उन विषैले पदार्थों को क्या करते हैं, अंतःपर्दवी जालिका क्या करती है, बाहर निकालने का क्या करती है, कार्य करती है। अब कौन सी अंतःपर्दवी जालिका करती है, देखिए चिकनी अंतःपर्दवी जालिका की जो सतह होती है, चिकनी अंतःपर्दवी जालिका की जो सतह होती है वो कोशिका को विभिन्न तत्वों को, कोशिका के अंदर विभिन्न प्रकार के तत्वों के विषैले प्रभाव से बचाने का क्या करती है, कार्य करती है। चिकनी अंतःपर्दवी जालिका की जो सतह होती है वो कोशिका के अंदर विभिन्न प्रकार के जो विषैले तत्व होते हैं उन विषैले तत्वों के प्रभाव से बचाने का क्या करती है, कार्य करती है। कौन सी अंतःपर्दवी जालिका करती है, चिकनी अंतःपर्दवी जालिका। हमने बोला कि चिकनी अंतःपर्दवी जालिका कोशिका के अंदर विभिन्न प्रकार के जो विषैले पदार्थ होते हैं, विषैले तत्व होते हैं, उन विषैले तत्वों के प्रभाव से कोशिका को बचाने का क्या करती है, कार्य करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, निरावकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, निरावकरण, डिटॉक्सिफिकेशन। डी का अर्थ होता है आउट, टॉक्सिफिकेशन का अर्थ होता है पॉइजनस सब्सटेंस फ्रॉम द सेल, कोशिका से विषैले पदार्थों को बाहर निकालने का जो कार्य किया जाता है वो चिकनी अंतःपर्दवी जालिका के द्वारा ही किया जाता है। देखिए अगला कार्य हम बात कर रहे हैं अंतःपर्दवी जालिका का, और वो अगला कार्य है उपापचय की भूमिका के अंदर भी क्या होता है, सहायक होता है। उपापचय की क्रिया के अंदर क्या होता है, सहायक होता है, यानी कि मेटाबॉलिज्म की क्रिया में क्या होता है, उपापचयी कार्य में क्या होता है, सहायक होता है। देखिए कोशिका के अंदर जो उपापचयी उत्पाद होते हैं उन उपापचयी उत्पादों को कोशिका द्रव से क्या किया जाता है, अलग करती है। अंतःपर्दवी जालिकाएं जो होती हैं वो कोशिका के अंदर जो उपापचयी उत्पाद होते हैं उनको कोशिका द्रव से क्या करती है, अलग करती है, और अलग करने के बाद उनका संग्रह करने का क्या किया जाता है, कार्य किया जाता है। और संग्रह करने का कार्य भी किसके द्वारा किया जाता है, अंतःपर्दवी जालिका के द्वारा ही किया जाता है। अर्थात अंतःपर्दवी जालिका उपापचयी उत्पादों को कोशिका द्रव से अलग करती है, पृथक करती है, और पृथक करने के पश्चात उन्हें संग्रह करने के लिए उनको संग्रह करके क्या करती है, संग्रह करके उनको बाहर निकालने का क्या करती है, कार्य करती है। देखिए अगला मैं आपको बात कर रहा हूं, यानी कि सातवां हो गया, छठा हो गया, सातवें कार्य पर हम बात कर रहे हैं। अंतःपर्दवी जालिका जो होती है वो कोशिका विभाजन के दौरान, अंतःपर्दवी जालिका क्या काम करती है, जब कोशिका में कोशिका विभाजन होता है, कोशिकाओं में जब कोशिका विभाजन की क्रिया होती है, चाहे समसूत्र विभाजन हो चाहे अर्धसूत्र विभाजन हो, ठीक है, तो कोशिका में जब कोशिका विभाजन की क्रिया होती है तो केंद्रक के आवरण का जो निर्माण किया जाता है, केंद्रक की जो झिल्लियों का निर्माण किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, अंतःपर्दवी जालिका के द्वारा किया जाता है। या कई बार केंद्रक की झिल्लियां क्षतिग्रस्त हो जाती है, ठीक है, नष्ट हो जाती है, तो उनके निर्माण की क्रिया में कौन सहायक होता है, अंतःपर्दवी जालिका ही होती है। अर्थात हम कह सकते हैं अंतःपर्दवी जालिका कोशिका विभाजन की क्रिया के दौरान, कोशिका विभाजन की क्रिया के दौरान केंद्रक के आवरण का निर्माण करने में क्या होता है, सहायक होता है।
देखिए नेक्स्ट कार्य हम बात कर रहे हैं, 8वां कार्य। देखिए ये अंतःप्रदवी जालिका क्या काम करती है, कैल्शियम आयनों को मुक्त करती है। कैल्शियम आयनों को मुक्त भी करती है और कैल्शियम आयनों को ये क्या करती है, ग्रहण करती है। कैल्शियम आयनों को मुक्त और ग्रहण करने के पश्चात पेशीय संकुचन की क्रिया में क्या होती है, सहायक होती है। किसमें सहायक होती है, पेशीय संकुचन की क्रिया में सहायक होती है। अर्थात कैल्शियम आयनों को मुक्त कर और ग्रहण करने के पश्चात ये पेशीय संकुचन में क्या होती है, सहायक होती है। खासतौर से प्राणियों के अंदर पेशीय संकुचन होता है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है, और मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के अंदर अंतःप्रदवी जालिका कैल्शियम आयनों को ग्रहण भी करती है और कैल्शियम आयनों को क्या करती है, बाहर भी निकालती है, मुक्त भी करती है। ठीक है, ये हमारे कितने कार्य हो गए, 8 कार्य हो गए। एक बार फिर रिपीट करते हैं हम आपको। अंतःप्रदवी जो जालिका होती है वो कोशिका को यांत्रिक आधार प्रदान करने का कार्य करती है। देखिए दूसरा कार्य मैंने बताया, अंतःप्रदवी जालिका जो होती है उसका मुख्य कार्य होता है संश्लेषण का कार्य होता है। और आपको बताया चिकनी अंतःप्रदवी जालिका जो होती है वो स्टेरॉइड और हार्मोनों के निर्माण में सहायक होती है, और खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका जो होती है वो किसमें सहायक होती है, प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में सहायक होती है। तीसरा कार्य बताया कि अंतःप्रदवी जालिका एटीपी के निर्माण में या एटीपी के संश्लेषण की क्रिया में क्या होती है, सहायक होती है। अंतःप्रदवी जालिका पदार्थों के आदान प्रदान की क्रिया में क्या होती है, सहायक होती है। अंतःप्रदवी जालिका क्या करती है, कोशिका के अंदर बनने वाले, ठीक है, या कोशिका में बनने, कोशिका के अंदर जो विषैले पदार्थ होते हैं या विषैले तत्व होते हैं उनको क्या करती हैं, बाहर निकालती हैं, यानी कि निरावकरण की क्रिया में सहायक होती है। अंतःप्रदवी जालिका उपापचय की क्रिया के अंदर क्या होती है, सहायक होती है। अंतःप्रदवी जो जालिका होती है वो कोशिका विभाजन की क्रिया के दौरान, जो कोशिका विभाजन के दौरान केंद्रक के आवरण का क्या करती है, निर्माण करते हैं, या केंद्रक के आवरण को बनाने में या केंद्रक झिल्ली के निर्माण में क्या होता है, सहायक होता है। और लास्ट मैंने बताया कि पेशीय संकुचन के लिए अंतःप्रदवी जालिका कैल्शियम आयनों को ग्रहण भी करती है और कैल्शियम आयनों को मुक्त भी करती है। कैल्शियम आयनों को ग्रहण भी करती है और कैल्शियम आयनों को मुक्त करने का कार्य अंतःप्रदवी जालिका के द्वारा ही किया जाता है। इसी के साथ हमारा ये पहला कोशिकांग है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम गोल्जी काय पर आपसे चर्चा करेंगे। टिल देन टेक केयर बाय कोरोना, बी सेफ एंड बी हैप्पी। थैंक्स वेरी मच।